हेलो एवरीवन। सो आपका सीडीएस एग्ज़ाम आ रहा है 10 अप्रैल को, राइट? तो इन 3 या 4 दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए? ठीक है, सबसे अच्छी जो स्ट्रेटेजी हो सकती है इस टाइम पे वो है आपका प्रीवियस ईयर्स, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि मेनली सीडीएस में देखा गया है सेम कॉन्सेप्ट आपका रिपीट होता है कैसे ना कैसे करके, राइट? तो राइट स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी 3 या 4 दिनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है थॉरली, राइट? और 2012 से हो सके तो 2012 से 21 तक जितने भी आपके सीडीएस एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चन आए हैं वो आप सोल्व करेंगे। और यही चीज हम आपके साथ अभी करने वाले हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे सीडीएस 2021 में जो सीडीएस सेकंड हुआ था उसके आपके साथ स्पॉटिंग एरर प्लस आपके साथ पार्ट ऑफ स्पीच, दो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके सीडीएस एग्जाम में बार बार आते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो पहला जो क्वेश्चन है वो है एवरीथिंग इज गोइंग वेल, वी डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट? आपको इसमें एरर फाइंड आउट करना है। देखिए, कभी भी आपके पास ऐसे जो क्वेश्चन आए आपको उसको बहुत ही ध्यान से उसको देखना है। कई बार इसमें टेंस की गलती मिलती है, कई बार प्रोनाउन की, कई बार कुछ और प्रॉब्लम मिलती है एडवर्ब की, एडजेक्टिव की, और मोस्टली हमने देखा है कई बार नो एरर भी होता है और स्टूडेंट्स उसमें मार्क करके आ जाते हैं किसी न किसी ऑप्शन में एरर। तो ये गलती नहीं करनी है, राइट? तो देखिए, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, इसका इसका टेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज लगाया है और गोइंग वेल इसका मतलब है ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है और ये आपकी मेन क्लोज है। सेकंड जो है वी डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है और ये आपकी किस में है? पास्ट टेंस में। देखो, ऐसा नहीं होता सेंटेंस में, अगर आपकी मेन क्लोज प्रेजेंट टेंस में है तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज मस्ट बी इन प्रेजेंट टेंस, तो आपको डिड नॉट हैव को डोंट हैव लिखना पड़ेगा, राइट? सो सेकंड क्वेश्चन इज लवन्या हैजंट गॉन टू वर्क yesterday, सेम, इसमें भी आपका टेंस का एरर है, राइट? आपको टेंस कौन सा यूज करना है ये कौन डिफाइन करेगा? पहले तो आपको उसमें वर्ब दिखी होगी, जो भी वर्ब दी होगी या फिर उसमें दिख रहा होगा कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें कौन सा टेंस है। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको पॉइंट ऑफ टाइम का रेफरेंस दिया गया है, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम इसमें यस्टरडे, यस्टरडे का इसमें रेफरेंस है, तो इसका मतलब ये आपका पास्ट टेंस में होना चाहिए। अगर ये आपका पास्ट टेंस में सेंटेंस नहीं है तो इसका मतलब आपका सेंटेंस गलत है। तो पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन टू यू, राइट? तो आपको हैजंट को चेंज करके डिड नॉट गो लिखना पड़ेगा, राइट? तो लवन्या डिड नॉट गो, गोन को चेंज करके गो में चेंज करना होगा टू वर्क यस्टरडे। सो नेक्स्ट इज लुक, उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस एस है और ये सॉरी एक्सक्लेमेटरी साइन है, उसके बाद द बॉय ओवर देयर वियर्स द सेम स्वेटर एज यू। आपके पास ऑप्शन है, नो एरर का भी है। तो सबसे पहले जब ये आपको दिखे, जैसे आपको जब भी एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ ये लुक या फिर कुछ और दिख जाए, एस्टोनिशिंग समथिंग इस तरह से, सरप्राइजिंग, ठीक है, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन हो तो आप समझ जाइएगा दीज आर फॉर द अटेंशन। ठीक है, कोई टेम्परेरी टाइम के लिए आपकी कोई अटेंशन चाहता है, कोई स्पीकर कह रहा है, ठीक है, लुक, तो स्पीकर जो भी लिसनर है उससे चाह रहा है कि फॉर अ टेम्परेरी टाइम ही नीड्स योर अटेंशन। फॉर कोई टेम्परेरी टाइम के लिए अगर आप कोई एक्शन करते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना पड़ेगा। और जो वियर्स है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में यूज हुआ है वियर्स, और वियर्स का मतलब होता है जैसे कोई भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब का यूज करते हैं तो वो आपकी हैबिट को डिनोट करता है। तो इसका अगर मीनिंग देखें, लुक द बॉय ओवर देयर वियर्स द सेम स्वेटर, ठीक है, वो उसकी कोई हैबिट है वियर्स, अगर ये वाला यूज कर लेंगे तो इसका मतलब उसकी ये हैबिट है। तो जब उसकी वो हैबिट है तो उसको देखने की क्या जरूरत है? अगर वो उसकी हैबिट नहीं है, कुछ आपको सरप्राइजिंग लगा है, तो वहां पे आप टेम्परेरी एक्शन के लिए आपको कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे लुक द बॉय ओवर देयर इज वियरिंग द सेम स्वेटर, राइट? नेक्स्ट इज इट बिगेन्स टू डार्क, शैल आई स्विच ऑन द लाइट, सेम चीज यहां पे भी है, इट बिगेन्स टू डार्क शैल आई स्विच ऑन द लाइट। देखिए, आप पूछ रहे हैं किसी से शैल आई स्विच ऑन द लाइट्स, इसका मतलब ऑलरेडी वहां पे डार्क हो गया है, मतलब सूरज छिप चुका है, डार्कनेस आ गई है, तो आप पूछ रहे हैं शैल आई स्विच ऑन द लाइट। तो जो भी एक्शन आपका करंट में है, रनिंग है, ठीक है, तो उसको आप कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखिए। कैसे लिखेंगे? इट इज बिगिनिंग टू डार्क, इट इज बिगिनिंग टू टर्न डार्क,
राइट, क्योंकि एक्शन इज ऑलरेडी स्टार्टेड, तो वहां पे आपको कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना पड़ेगा। दूसरा, आप यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट हैज बिगन टू टर्न डार्क, दोनों ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट इज राम एंड मिथाली हैव बीन मैरिड फॉर 20 years। आप इसमें बताइए वीडियो पॉज करके, आप अगर इसमें होते तो कौन सा ऑप्शन मार्क करते? तो मुझे लग रहा है या तो आप सी में करके आते, 4 को हटा के सिंस कर देते, सिंस 20 years, वो जो कि गलत अप्रोच है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिया हुआ है ड्यूरेशन ऑफ टाइम कि राम एंड मिथाली हैव बीन मैरिड फॉर 20 years, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम का इसमें सेंस आ रहा है, तो वहां पे सिंस नहीं यूज करेंगे। सिंस वहां पे यूज करना पड़ता है आपको जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम की जरूरत होती है, और जहां पे ड्यूरेशन की जरूरत होती है वहां पे आप फॉर प्रपोजिशन का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे आपका नो एरर है, राइट। उसके बाद देखते हैं, आई हैव प्लेड बास्केटबॉल फॉर द पास्ट 3 years। यहाँ भी आपकी जो ड्यूरेशन को डिनोट किया जा रहा है, यहाँ पे अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती तो सिंस यूज होता, लेकिन यहाँ पे ड्यूरेशन की बात हुई है तो फॉर प्रपोजिशन आप यूज करेंगे। दूसरी बात, ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग बास्केटबॉल, राइट। तो मैंने यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्यों यूज किया? क्योंकि ये जो एक्शन है ये आज भी वैलिड है, मतलब जो स्पीकर जो बोल रहा है वो आज भी बास्केटबॉल खेलता है, राइट। 3 साल से तो खेल ही रहा है, लेकिन अभी भी जो वो बोल रहा है तो इसका मतलब वो ही इज स्टिल प्लेइंग, और जो एक्शन अभी भी वैलिड है, तो वहां पे आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाएंगे। आई हैव बीन प्लेइंग बास्केटबॉल फॉर द पास्ट 3 hours, दिस आवर्स आएगा, सॉरी मैं ये समझ रहा था इसको, पास्ट 3 hours, राइट। और जमीला हैड अ बुक इन फ्रंट ऑफ हर बट शी डिड नॉट रीड इट, राइट। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या देखना है, देखिए जमीला हैड अ बुक, हैड का मतलब है ये आपका पास्ट हो गया, राइट। उसके बाद बट जो इसके बाद कंजंक्शन लगा है, बट कंजंक्शन आपका किस में यूज होता है? कोर ओ दो टाइप के कंजंक्शन होते हैं आपके, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक होता है आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो ये आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का है, राइट। तो बट आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ये चीज़ ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये देखिए, ये भी जो पॉइंट ऑफ टाइम इसमें गिवन है आपको दिखेगा कि जामिया हैड अ बुक इन फ्रंट ऑफ हर, मतलब बुक उसके सामने थी, उस टाइम पे बुक उसके सामने थी, मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट पर्टिकुलर एक्शन वाज एक्टिव, उस टाइम पे वो एक्शन कॉन्टिन्यूस था। तो जब भी कॉन्टिन्यूस रहता है तो आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वहां पे कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना पड़ता है। बट शी डिडंट रीड को चेंज करना होगा आपको, शी वॉज नॉट रीडिंग इट, ठीक है। आपको कंटिन्यूस टेंसेस में यूज करना पड़ेगा। मेन चीज क्या है इसमें, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम में कोई भी एक्शन अगर एक्टिव है वो आपको कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखना होगा, राइट। इन फ्रंट ऑफ हर, उस टाइम पे वो बुक उसके सामने थी, तो ये आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है। when she heard the news she wasn't been very pleased, right, she hasn't been very pleased। तो देखिए when आपका टाइम के लिए यूज होता है, राइट। अब इसमें पास्ट का जो टाइम दिया हुआ है आपको, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था आपको टेंस कहाँ से डिफाइन होते हैं, जब आपको टाइम डिफाइन होता है। तो टाइम इसमें देखिए, when she heard the news, यहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट टाइम दिया गया है, तो उसके लिए आप क्या कर सकेंगे, उसके लिए आपको जो दूसरी क्लोज है उसमें भी आपको पास्ट टेंस लेना पड़ेगा। शी wasn't been very pleased, when she heard the news she wasn't very pleased, तो hasn't को ड्रॉप करना होगा, यहाँ पे wasn't यूज करना होगा। नेक्स्ट इज वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, क्वेश्चन मार्क है, आर यू एन अमेरिकन, दोबारा क्वेश्चन मार्क है। तो दो क्वेश्चन एक ही स्टेटमेंट पे पूछ लिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछ सकते हैं आप, लेकिन ये क्वेश्चन पूछना ही गलत है। जैसे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, जैसे आप स्पीकर हैं और कोई लिसनर है, आप उससे पूछ रहे हैं आप कहाँ से आ रहे हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आर यू मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस में बना दिया आपको, ठीक है। कॉन्टिन्यूस टेंस में बना दिया तो इसका मतलब वो एक्शन जो है अभी भी एक्टिव है, लेकिन ऑलरेडी वो आपके पास आ चुका है ना। जैसे वो कहीं पे गया था, या फिर वो महाराष्ट्र से दिल्ली आया है, तो आप उसको ये तो नहीं पूछेंगे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ठीक है। आप इसमें पूछेंगे या तो उसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका है, महाराष्ट्र से चला था दिल्ली आ चुका है, तो यहाँ पे आपको परफेक्ट टेंस बनाना पड़ेगा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, राइट। तो परफेक्ट टेंस इसमें बनाइएगा, ये ठीक रहेगा। या फिर आपको इंडेफिनेट बनाना तो आप लिख सकते हैं वेयर डू यू कम फ्रॉम, ठीक है, इंडेफिनेट भी आप इसमें बना सकते हैं, राइट। लेकिन एक दूसरी इसमें वो होती है आपके साथ सिचुएशन, वेयर आर यू गोइंग,
मतलब आप दिल्ली से महाराष्ट्र जा रहे हैं और आपने बैग पैक किया है और आपसे आपके पेरेंट्स पूछ ले वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे ये ठीक है क्योंकि एक्शन अभी भी कॉन्टिन्यूस है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये इनकम्प्लीट एक्शंस के लिए आप कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका एक्शन कंप्लीट हो चुका था, यहाँ पे आपको परफेक्ट बनाना पड़ेगा या फिर इंडेफिनिट भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आई वेंट टू कैनेडा अ फ्यू ईयर्स अगो, ठीक है, फॉर अ हॉलीडे, राइट। कोई भी जैसे आपको देखिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें फॉर प्रपोजिशन है उसको ड्रॉप करना होगा, उसकी जगह आपको ऑन प्रपोजिशन यूज करनी पड़ेगी। क्योंकि ऑन प्रपोजिशन क्यों यूज करते हैं आप, इट रेफर्स टू एक्टिव स्टेट्स या फिर कोई मोड, ठीक है। जैसे आई वेंट टू कैनेडा अ फ्यू ईयर्स अगो, आपकी उस समय क्या मोड था, क्या एक्टिव स्टेट्स थी, ठीक है। आपको अपनी एक्टिव स्टेट बताने के लिए आपको ऑन प्रपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। तो आपको बताएंगे कि उस टाइम आई वॉज ऑन हॉलीडे, तो आपकी स्टेट क्या थी, आप हॉलीडे पे थे। तो फॉर प्रपोजिशन का ड्रॉप करके आपको यहाँ पे ऑन प्रपोजिशन यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ स्पीच, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, अंडरलाइन वर्ड की। सो फर्स्ट इज दे वंडर्ड अराउंड एमलेसली, अराउंड क्या आपका वर्ब है, नहीं, अराउंड इज नॉट अ वर्ब। सेकंड इज एडजेक्टिव, क्योंकि इस क्वेश्चन में वर्ब है आपका वंडर्ड। सेकंड इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आप कैसे पता लगाते हैं, एडजेक्टिव क्योंकि नाउन को डिफाइन करता है, ठीक है। यहाँ पे नाउन कौन सा है, aimlessly is not a noun, aimlessly is a adverb, right। इंटेंसिफायर, ये भी इंटेंसिफायर नहीं है। चौथा जो है नाउन, नाउन भी नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है मुझे लगता है कि ड्रॉप करेगा यूपीएससी जब इसकी मेन आंसर की आएगी। लेकिन अराउंड जो होता है वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस या फिर डायरेक्शन होता है, ठीक है। इसमें से अगर मैं होता तो कोई भी आंसर नहीं मार्क करता, क्योंकि ना तो ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, इंटेंसिफायर और नाउन है। तो यूपीएससी की आंसर की में देखेंगे हम कि इसमें उन्होंने कौन सा आंसर मार्क किया है। सो 92 इज वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट। देखिए इसमें आफ्टर पूछा है आपको, आफ्टर क्या है, क्या ये प्रोनाउन है, देखिए प्रोनाउन एक नाउन को डिफाइन करता है, ठीक है। एडजेक्टिव एक नाउन को डिफाइन करता है दोबारा। इंटेंसिफायर, इंटेंसिफायर क्या होता है, ये पार्ट नहीं होता किसी भी स्टेटमेंट का, बट ये एक्सप्रेस करता है सरप्राइज या फिर कोई सडन फीलिंग। या तो ये यहाँ पे आपका आफ्टर कोई ना तो सडन फीलिंग है ना कोई सरप्राइज वाली फीलिंग है। तो आफ्टर देखेंगे ध्यान से, ये एक कंजंक्शन है क्योंकि इसमें दो क्लोज कनेक्ट हो रही है, दे हैड लेफ्ट क्लोज नंबर 2 एंड क्लोज नंबर 1 इज वी वेंट अवे, राइट। तो ये आपका कंजंक्शन हो गया। और कौन सा कंजंक्शन हो गया वैसे, ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। दो तरह के कंजंक्शन होते हैं ना। तो 93 इज पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटीज, राइट। आपके पास अंडरलाइन वर्ड जो है वो है एक्सट्रीमली न्यू। तो दोनों अंडरलाइन वर्ड्स है, एक्सट्रीमली के साथ न्यू भी अंडरलाइन है। तो देखिए ध्यान से इसको, न्यू को आप देखिए ध्यान से, न्यू है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे, मैंने क्वेश्चन किया व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी, तो व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी का आपके पास आंसर आएगा न्यू सोसाइटी। तो न्यू आपका एडजेक्टिव हो गया। एक्सट्रीमली, ठीक है, एक्सट्रीमली क्या है आपका एडवर्ब है। कैसे पता चला, हाउ से क्वेश्चन पूछिए कि पब्लिक, हाउ पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद सिविल सोसाइटी, आपका आंसर आएगा एक्सट्रीमली, ठीक है। तो वो हो गया आपका एडवर्ब, राइट। तो यहाँ पे और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये आपके बनाएंगे एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। एक्सट्रीमली प्लस न्यू, ये आपका क्या बनाएंगे एडजेक्टिव क्लोज। तो यहाँ पे आपका बचता है एडजेक्टिव क्लोज, क्योंकि न्यू को डिफाइन करेगा फिर एक्सट्रीमली, तो एडजेक्टिव को कौन डिफाइन कर सकता है, एडवर्ब, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो 94 इज यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज दीज डेज। लेस अंडरलाइन वर्ड है, आपको बताना है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये, ठीक है। तो लेस इज, सबसे पहले आप देखिए लेस क्या है, लेस किसके साथ लगा है। लेस इसमें आप ये मत सोच लेना कि लेस इज अ डिटर्मिनर, लेस इसमें डिटर्मिनर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात इसमें हम देखते हैं कि लेस क्या है आपका, जैसे लेस इज रेफरिंग टू द अमाउंट ऑफ नंबर और अटेंशन। तो लेस आपका एज अ क्वांटिफायर इसमें यूज हो रहा है। अगर यहाँ पे आपका कोई क्वांटिफायर लिख दे तो इट इज अ क्वांटिफायर। मेन जो इसका काम है वो क्वांटिफायर का, ठीक है। क्वांटिफायर क्या होता है, नाउन के रेफर करता है कि नंबर क्या है और उसका अमाउंट क्या है, ठीक है। अटेंशन, मतलब अटेंशन का अगर अमाउंट देखे तो लेस है, मतलब लेस अटेंशन, वो उसका अमाउंट हो गया। और अगर साथ ही नाउन के साथ में कुछ ऐसा लगा दूं एडजेक्टिव जो उसके नंबर को डिफाइन करे, ठीक है, मच या फिर मोर मैनी, तो वो क्या हो जाएगा, उसके नंबर को डिफाइन करेगा, ठीक है, वो भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये एडजेक्टिव है।
तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बना, तो आई विल गो विद एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज 95th, वाई इज इट रियली सुजाता ऑन द फोन। देखिए वाई के बाद कोमा लगा है, और कोमा जब भी लगता है तो आप समझ जाइएगा कि इंटरजेक्शन है, क्योंकि इंटरजेक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। और जब भी कोमा लगता है तो वो सेपरेट करता है मेन स्टेटमेंट से। तो इंटरजेक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। और इंटरजेक्शन क्या डिफाइन करता है? इट एक्सप्रेस सरप्राइज या फिर कोई सडन फीलिंग, राइट। 96, सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल। देखो वाइल आपका अंडरलाइन वर्ड है, वाइल आपका अंडरलाइन वर्ड है, और ए आपको डिफाइन किया गया, मतलब राइट। ए आपसे ए ए आप देख सकेंगे तो ए ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा इट्स एन आर्टिकल, और आर्टिकल आपका नाउन के लिए ही यूज होता है। तो वाइल क्या बनेगा आपका? नाउन। ठीक है, आर्टिकल यूज हुआ है, बात यहीं खत्म हो गई, नाउन आपका बन गया। उसके बाद राकेश इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। टू आपका अंडरलाइन वर्ड है, आपको फाइंड आउट करना है पार्ट ऑफ द स्पीच। देखिए टू, मुझे लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा कि टू इट्स एन एडवर्ब है। सबसे पहले तो ये एडवर्ब है। और ओल्ड क्या है आपका? ओल्ड इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं, व्हाट काइंड ऑफ राकेश, आंसर आएगा एडजेक्टिव। ठीक है, और ये जो टू है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, किसकी? ओल्ड की। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडजेक्टिव को डिफाइन कौन कर सकता है? एडवर्ब। ठीक है, तो टू इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री फॉर द ओल्ड। नेक्स्ट इज 98th क्वेश्चन, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्ट एंड डिजाइन ग्रेजुएट्स वर्क अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आपकी अंडरलाइन वर्ड है, ये आपको बताना है पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो देखिए इसमें आप ध्यान से देखेंगे, ये वर्ब होगी आर, और इसके बाद क्या है? इमेंस। ठीक है, इमेंस आपका हो गया एडजेक्टिव, राइट। तो अपॉर्चुनिटीज आपका क्या बनेगा इसमें? सब्जेक्ट। ठीक है, वर्क अपॉर्चुनिटीज आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट आपका क्या होता है? नाउन। तो सब्जेक्ट ऑफ द क्लोज है, तो ये आपका नाउन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 99 इज लाइफ इज अ सोलो फाइट एंड ईच पर्सन मे